ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिन्हें एचपीवी भी कहा जाता है, वे 100 से अधिक संबंधित वायरसों का एक समूह बनाते हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं। अधिकांश एचपीवी के कारण आमतौर पर हाथों या पैरों पर सामान्य स्किन वाटर्स यानी कि त्वचा के मसा हो सकते हैं। हालांकि लगभग 40 प्रकार के एचपीवी जेनिटल्स, जननांग या गुप्त भाग, जो कि शरीर के बाहर स्थित यौन अंग है, उनको संक्रमित करते हैं। इन एचपीवी के कारण सबसे आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि यौन स्वरूप से संक्रमित संक्रमण होते हैं। यौन गतिविधियों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को फैली बीमारी होती है। कुछ जेनिटल एचपीवीएस, जननांगों को संक्रमित करने वाले वायरस, कम जोखिम भरे होते हैं और उनके कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों को जननांग और मलाशय में या उसके आसपास सिर्फ मौसा हो सकते हैं। शायद इन एचपीवीएस के कारण मुंह और गले में मौसा हो सकते हैं। अन्य जेनिटल एचपीवीएस यानी कि जननांगों को संक्रमित करने वाले वायरस ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। उनके कारण स्त्रिया के गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, उसका कैंसर हो सकता है। कम सामान्यतः ये एचपीवीएस महिलाओं और पुरुषों दोनों में अन्य जननांग या मौखिक कैंसर पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर कम से कम इन एचपीवी महिलाओं और पुरुषों दोनों में अन्य जननांग, मलद्वार या मौखिक यानी कि मुख का कैंसर हो सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर एचपीवी से संबंधित संक्रमणों में कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं और कम जोखिम वाले जननांग एचपीवी के कारण जो मौसा होते हैं, वे कैंसर होने का एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। जो लोग कम जोखिम वाले या उच्च जोखिम वाले जननांग एचपीवी से संक्रमित होते हैं, वे उसका फैलाव त्वचा का त्वचा से संपर्क होने से करते हैं, जैसे कि योनि, मलद्वार या मौखिक सेक्स संबंध के दौरान। बीमारी को पारगमन करने के लिए एचपीवी शरीर के अंदर लिंग के आसपास, योनि के अंदर, गले में या गुदा में त्वचा में छोटी कटौती में डाला जाता है। संक्रमण होने के लिए एचपीवी लिंग यानी गले या गुर्दे के आसपास उसके अंदर की त्वचा में छोटे चीरों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ये वायरस त्वचा के सबसे निचले स्तर या बेसल स्तर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और उन्हें संक्रमित करता है। जैसे जैसे संक्रमित कोशिकाओं विभाजित होती है, वैसे वैसे ये वायरस अपनी प्रतियां बनाना शुरू कर देता है। अतः संक्रमित कोशिकाएं त्वचा के स्तरों से गुजरते हुए त्वचा के ऊपर की ओर जाती है और नए वायरस को छोड़ती है, जो अन्य कोशिकाओं से संक्रमण फैला सकता है। ज्यादातर लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं 2 वर्षों में संक्रमित कोशिकाओं और उसके साथ ही वायरस को भी नष्ट कर देती है। लेकिन कुछ लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली इन सभी वायरस को नष्ट करने में असमर्थ होती है, इसलिए ये संक्रमण बढ़ता है और खत्म नहीं होता। एचपीवी संक्रमित कोशिकाएं कई हफ्तों या महीनों के लिए बढ़ती रह सकती है। यदि ये कोशिकाएं कम जोखिम वाले एचपीवी से संक्रमित हुए तो वे जननांगों के आसपास मौसा विकसित करने लगते हैं। वे संरचनात्मक पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण कोशिका प्रीकैंसरियस यानी कि कैंसर से पहले की स्थिति बनती है। कुछ वर्षों के दौरान जैसे क्षतिग्रस्त कोशिका की संख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे एक कैंसरग्रस्त ट्यूमर बन सकता है। उच्च जोखिम वाले जननांग एचपीवी के कारण होने वाला सबसे आम कैंसर है ग्रीवा कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। किसी भी प्रकार के एचपीवी संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हालांकि गार्डासिल नाम के टीका के 2 सबसे आम जोखिम वाले एचपीवी, जिसके कारण जेनिटल यानी कि जननांग अंगों का कैंसर होता है, उसके खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करता है। ये टीका 2 सबसे आम कम जोखिम वाले एचपीवी, जिसके कारण जेनिटल अंगों यानी कि जननांगों में मौसा हो सकते हैं, उसके खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करता है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों को उनकी किशोरावस्था से पहले वे कोई भी यौन गतिविधियां करें, उससे पहले 6 महीनों की अवधि में वैक्सीन यानी कि टीके की 3 खुराक देनी चाहिए। यह टीका एचपी वायरस में निहित मृत प्रोटीन्स आपके रक्त में दाखिल करता है। इन प्रोटीन्स की वजह से किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटीन्स कुछ प्रकार के प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मार्कर्स, जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, उन्हें बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं, जो कि एचपीवीएस की पहचान कर सकते हैं। बाद में यदि इस वायरस के लाइव संस्करण त्वचा पर हमला करते हैं, तो ये एंटीबॉडी उन्हें पहचान लेंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे। ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं मार्क यानी कि चिन्हित वायरस को नष्ट करते हैं, जिसके कारण संक्रमण फैलना रुक जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस टीके में शामिल न किए गए वैसे अन्य एचपीवीएस के खिलाफ ये टीका सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
पहले से संक्रमित कोशिकाओं को ये टीका भरोसेमंद तरीके से इलाज नहीं करता है। उच्च जोखिम वाले HPVS जिनके कारण गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, उसका इलाज करना सबसे अधिक संभव है अगर शीघ्र ही उसका निदान किया जाए तो। चाहे एक महिला ने HPV की वैक्सीन यानी कि टीका लिया है तो भी उसे परीक्षण करवाना चाहिए, ये जांचने के लिए उसके गर्भाशय ग्रीवा में कोई असामान्य प्रीकैंसरियस कोशिकाएं है या नहीं। अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें और ये जानने कि यह परीक्षण कब और कितनी बार किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपके गर्भाशय ग्रीवा में से कोशिकाओं का एक नमूना लेंगे। इन कोशिकाओं को एक माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाएगा, ये जानने के लिए वे असामान्य या प्रीकैंसरियस है या नहीं। एक अलग HPV परीक्षण उच्च जोखिम वाले प्रकार के HPV में से उनका आनुवंशिक पदार्थ देखने और जांचने के लिए किया जाएगा। जब पैप परीक्षण और HPV परीक्षण दोनों एक साथ किए जाते हैं तो उसे कंटेस्टिंग कहा जाता है। अगर इस परीक्षण में असामान्य कोशिकाएं दिखती है तो आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता महिला की आयु, उसका मेडिकल हिस्ट्री यानी कि चिकित्सा का इतिहास और आपकी कोशिकाओं की असामान्यताओं के आधार पर उन्हें एक विशेष प्रकार के उपचार की सलाह दे सकते हैं। जबकि HPV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, दोनों असामान्य और कैंसरयुक्त कोशिकाओं का इलाज किया जा सकता है। कुछ प्रकार की HPV के कारण सामान्य त्वचा के मौसा या सामान्य जननांग मौसा हो सकते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन HPV संक्रमण के खिलाफ लड़ती है, इसलिए बिना किसी उपचार के इन मौसा को हटाया जा सकता है। अगर इन मौसा के कारण दर्द होता है या वे दूर नहीं होते हैं तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करें ताकि वे इन मौसों की जांच करें और उन्हें निकालने के लिए सबसे अच्छे तरीके का निर्धारित कर सके। हालांकि आप घर पर आम मौसा का इलाज कर सकते हैं, फिर भी आप जननांग मौसा का इलाज अपने आप न करें। सामान्य या जननांग में हुए मौसे को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं में शामिल है क्रायोथेरापी, जिसके द्वारा फ्रीज करना या जमा देना, इलेक्ट्रोकार्टरी के द्वारा बिजली का झटका देकर जला देना या ऑपरेशन करके निकाल देना। अधिक जानकारी के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से बात करें।